डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9 के लिए ध्वनि चैप्टर को देखेंगे और ध्वनि चैप्टर में ही हम लोग एक वीडियो इसका देख चुके हैं, डाला हुआ है ना। और इसी के क्रम में अगला हमारा है ध्वनि तरंगों के अभिलक्षण को जानना है। और ध्वनि तरंगों के अभिलक्षण में हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो ध्वनि तरंगों के अभिलक्षण में हम लोग देखेंगे तरंग दैर्घ्य क्या है, आयाम क्या है, आवृत्ति क्या है, आवर्त काल किसे कहते हैं, तरंग वेग क्या है। तो एक एक करके हम इन सभी टॉपिक को देखेंगे। सबसे पहला तो आपका क्या है, तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य किसको कहते हैं, तो ध्वनि तरंग में एक संपीड़न, ध्वनि तरंग में एक संपीड़न और एक विरलन के कुल लंबाई को ही क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। मतलब एक तरंग को बनाने के लिए संपीड़न और विरलन की आवश्यकता होती है, तो संपीड़न और विरलन के बीच की कुल लंबाई को ही उसका क्या कहा जाएगा, तरंग दैर्घ्य कहा जाएगा। ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हैं, दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों के मध्य बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक है। आप अच्छे से डिफाइन लिख सकते हैं, समझ भी गए कि संपीड़न हम जानते हैं कि संपीड़न और विरलन से इनका निर्माण हुआ है। तो इसका हम लोग तरंग दैर्घ्य को निरूपित कैसे करते हैं, तो लैम्डा से निरूपित करते हैं, है ना। और इसका एसआई मात्रक क्या है, तो मीटर से इसे सूचित करते हैं। अब आपका दूसरा क्या है, आवृत्ति है ना। तो आवृत्ति क्या है, आवृत्ति किसे कहते हैं, तो एक सेकेंड में उत्पन्न पूर्ण तरंगों की संख्या, मतलब एक सेकेंड के अंदर कितने तरंग उत्पन्न हो रहे हैं, है ना। या कुल दोलन की संख्या को ही क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। मतलब पर सेकेंड कितने वेव तरंग की उत्पत्ति हो रही है, वही क्या कहलाएगी, उस तरंग की आवृत्ति कहलाएगी। एक सेकेंड में गुजरने वाले संपीड़नों या विरलों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं इसको। उसके बाद क्या है, किसी आवृत्ति उस तरंग को उत्पन्न करने वाली कंपित वस्तु की आवृत्ति के बराबर होती है ना। आवृत्ति किसके बराबर होगी, तो कंपित वस्तु का जो आवृत्ति होगा वही तरंग की भी आवृत्ति होगी। आवृत्ति का को हम लोग मात्रक क्या रखे हैं, तो एच जेड हर्ज से इसे निरूपित करते हैं, है ना। और ग्रीक में इसे न्यू भी को लिखते हैं, न्यू पढ़ते हैं इसे, है ना। आवृत्ति को प्रदर्शित किया जाता है। अब एक आपका क्या है, आवर्तकाल किसे कहते हैं, तो आवर्तकाल क्या है, एक कंपन या दोलन को पूरा करने के लिए, है ना, जितना समय लगता है वही क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। एक कंपन या दोलन को पूर्ण करने में लगा समय। दो क्रमागत संपीड़न या विरलन को एक निश्चित बिंदु से गुजरने में जो समय लगेगा उसी को क्या कहा जाएगा, आवर्तकाल कहा जाएगा। तो आवर्तकाल को टी से निरूपित करते हैं, एसआई मात्रक इसका सेकेंड है ना। और आवर्तकाल इसी तरंग की आवृत्ति जो है आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, आवृत्ति उसकी होगा, है ना। तो आर बराबर 1/t भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, और निकाल भी सकते हैं इस फॉर्मूला के तहत। अब अगला आपका क्या है, आयाम है। किसी माध्यम के कण में उनकी मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विस्थापन को तरंग का क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं, है ना। आयाम को किससे निरूपित करते हैं, तो इसे ए से निरूपित किया जाता है। एसआई मात्रक इसका क्या है, मीटर है, ठीक है। अब है कि ध्वनि से तारत्व, प्रबलता और गूणता जैसे अभिलक्षण भी हमें प्राप्ति होती है। तो एक शब्द जो है तारत्व, वो क्या है, इसको जानते चलेंगे। तो किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है ना। जो ध्वनि की आवृत्ति उत्पन्न होती है उसको मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करेगा, वही उसका तारत्व कहलाता है। किसी स्रोत का कंपन जितनी शीघ्रता से होगा, आवृत्ति क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी, है ना। और तारत्व भी आवृत्ति के सापेक्ष में बढ़ता है, ठीक है। इसी प्रकार जिस ध्वनि का तारत्व कम होगा उसकी आवृत्ति भी क्या होनी है, कम होनी है। ये तारत्व है। अब एक है प्रबलता। प्रबलता किसे कहते हैं, तो ध्वनि की प्रबलता ध्वनि तरंगों के आयाम पर निर्भर करती है। कानों में प्रति सेकंड पहुंचने वाले ध्वनि ऊर्जा के मापन को ही उसका क्या कहते हैं, प्रबलता कहते हैं, ठीक है। मृदु ध्वनि जो मुलायम होगी, है ना, कमजोर होगी,
उस ध्वनि का आयाम क्या होता है, कम होता है, और प्रबल ध्वनि का आयाम क्या होना है, अधिक होना है। प्रबलता को डेसिबल से मापा जाता है। प्रबलता को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग होता है। एक है गूणता। गूणता क्या है, तो किसी ध्वनि की गूणता उस ध्वनि द्वारा उत्पन्न तरंग की आकृति पर निर्भर करती है। यह हमें समान तारत्व और प्रबलता की ध्वनियों में अंतर करने में सहायता प्रदान करता है। एकल आवृत्ति की ध्वनि को उसका टोन कहा जाता है ना। अनेक ध्वनियों के मिश्रण को स्वर कहते हैं, है ना, शोर कहते हैं। सॉरी, अनेक ध्वनि का मिश्रण जब जो जिसका आवृत्ति बढ़िया से नहीं है, कोई क्रमबद्ध तरीके से नहीं है, शोर जो होते हैं वो इर्रेगुलर होते हैं और ये कर्णप्रिय नहीं होती है। जबकि हम लोग संगीत को सुनते हैं तो वो कैसा होता है, सुखद होता है। ठीक है, तो आगे आपका एक अगला है तरंग वेग। एक तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को ही उस तरंग का वेग कहा जाएगा। और इसका मात्रक क्या है, तो इसका सही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, वेग बराबर क्या होता है, तो चली गई दूरी या लिया गया और उसमें लगा समय। ठीक है, तो ये दोनों को काट के निकालेंगे हम लोग। v बराबर लेमडा बाई टी लिख सकते हैं, है ना। ध्वनि की तरंग दैर्ध्य है और यह टी समय में चली गई है। ठीक है, तो इस तरह से वेग बराबर हम लोग तरंग दैर्ध्य गुने आवृत्ति भी कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है ना, कि एक ध्वनि तरंग की आवर्त काल जो है वो 0.053 है, इसकी आवृत्ति क्या होगी, इसे आपको बताना है। तो आवृत्ति निकालने के लिए आर बराबर 1/t होता है। तो हमको टी कितना दिया हुआ है, 0.05 सेकेंड, है ना। आवर्तकाल भी बराबर क्या है, 1/0.05। तो इसको काटें आप, तो 100 हो गया, ये चला गया ऊपर, और बाई 5 तो 20 हर्ज लगभग आया, है ना। तो ये हमारा ध्वनि का निकालने का तरीका देखें हम लोगों ने, है ना। ध्वनि की चाल क्या है, हम जानते हैं कि ध्वनि की चाल हर जगह एक समान होती नहीं है, माध्यम के गुण पर निर्भर करती है जिसमें यह संचारित होती है। गैसों में सबसे कम, द्रव्य में सबसे ज़्यादा और ठोस में सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होती है। ध्वनि की चाल तापमान बढ़ने के साथ बढ़ती है, हवा में आर्द्रता बढ़ने के साथ ध्वनि की चाल बढ़ती है। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से क्या होती है, अधिक होती है, हम लोग जानते ही हैं। वायु में ध्वनि की चाल 22 डिग्री टेम्परेचर पर 344 मीटर प्रति सेकंड होती है, और प्रकाश जो है वो काफ़ी लाखों में प्रति सेकंड के हिसाब से चलता है। तो ये है। इसके बाद एक आपका है ध्वनि का परावर्तन जानना है ना। तो प्रकाश की तरह ध्वनि जो है वो भी क्या करती है, परावर्तन करती है। जब ये किसी कठोर सतह पर टकराती है तो टकरा करके वापस लौटती है, यही लौटना ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। ध्वनि भी प्रकाश के समय ही, प्रकाश की तरह ही परावर्तन के नियम का पालन करती है। क्या है नियम इसका, तो आपतित ध्वनि तरंग, परावर्तित ध्वनि तरंग और आयतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। जैसे हमारा प्रकाश के लिए था वैसे यहाँ पर भी ये नियम होगा। ध्वनि का आपतन कोण हमेशा ध्वनि के परावर्तन कोण के क्या होगा, बराबर होता है ना। ये नियम हो गया आपका। अब इसी से मिलता जुलता एक शब्द हम लोग पढ़ते चलते हैं, प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि क्या है, तो ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण ध्वनि का दोहराव जो सुनाई पड़ता है ना, वही क्या कहलाता है, प्रतिध्वनि कहलाता है। हम प्रतिध्वनि को तभी सुन सकते हैं जब मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच 0.1 सेकेंड का समय अंतराल हो, तभी ये सुनाई देगा। प्रतिध्वनि पैदा होने की स्थिति क्या है, जब ध्वनि किसी कठोर सतह से परावर्तित हो। मुलायम सतह तो ध्वनि को अवशोषित कर लेगा। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, इसकी गणना कैसे होगी, तो चाल बराबर हम लोग जानते हैं दूरी बटा समय। वायु में ध्वनि की चाल अभी ऊपर हम लोगों ने देखा 344 मीटर प्रति सेकंड 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर, समय 0.1 सेकेंड। 344 को हम लोगों ने काटा, है ना, तो 0.1 से, और ये लगभग 15 कर दिया गया है इसको। 344 बाई आया तो 34.4 मीटर इसकी दूरी होनी चाहिए, न्यूनतम दूरी, है ना। अतः श्रोता और परावर्तक पृष्ठ के बीच की दूरी जो है ये इतना आया। अब इसको 2 से बांटेंगे तब ना आएगा, आधा आधी, तब ना हमारा होगा। लौटना है, इसको जाना है, लौटना है, तो
न्यूनतम दूरी 17 मीटर तो होना चाहिए, दोनों मिला के ना 34.4 आया, एक गया और फिर एक रिटर्न हुआ, है ना। तो 17.2 मीटर जो है न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की आवाज़ के कई परावर्तक पृष्ठ है ना, और बार बार ध्वनि का परावर्तन का ये कारण बनते हैं। एक शब्द और है आपका अनुरणन, है ना। अनुरणन किसे कहते हैं? तो किसी बड़े हॉल में हॉल की दीवारों, छत, फर्श से बार बार परावर्तन के कारण ध्वनि अस्थायित्व, ध्वनि का बने रहना जो है, लंबे समय तक ध्वनि गूंजते रहे, तो यही क्या कहलाता है? अनुरणन कहलाता है। अगर यह अस्थायित्व काफ़ी लंबा हो तो ध्वनि धुंधली, विकृत और भ्रामक हो जाती है। किसी बड़े हॉल या सभागार में अनुरणन को कम करने के बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ बैठने वाले व्यक्ति जो है आवाज़ को स्पष्ट रूप से सुन पाए। तो अनुरणन को कम करने के लिए सभा भवन की छत, दीवारों पर संपीड़ित फाइबर बोर्ड से बने हुए पैनल ध्वनि को अवशोषित कर सकते हैं, बड़े बड़े पर्दे लगा सकते हैं, खिड़की दरवाजे पर भारी पर्दे लगाइए, है ना। फोम डलवा देना है, कहाँ? दीवालों में, फर्श पर कालीन बिछाना है, सीट जो है ध्वनि अवशोषक गुण को रखे, ये सब है ना। अब एक शब्द है कि प्रतिध्वनि और अनुरणन में अंतर आता है। तो अनुरणन में ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण ध्वनि के दोहराव की प्रतिध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि को पहले देख लीजिए, फिर अनुरणन। तो प्रतिध्वनि में तो हम लोग पढ़े कि ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण ध्वनि के दोहराव की जो प्रतिध्वनि होती है, दोहराया जो जाता है, उसी को प्रतिध्वनि कहते हैं। किसी बड़े हॉल में दीवार, छत बार बार परावर्तन करते हैं तो जो आवाज़ गूंजती है वो अनुरणन कहलाता है। प्रतिध्वनि एक बड़े हॉल में उत्पन्न की जा सकती है, लेकिन ध्वनि का बार बार परावर्तन नहीं होता है, ध्वनि स्थायित्व भी नहीं होता है। अनुरणन में ज़्यादा लंबे होने पर ध्वनि धुंधली, विकृत और भ्रामक हो जाती है ना। ध्वनि के परावर्तन के कई सारे अनुप्रयोग का हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे मेगाफोन है, लाउड स्पीकर है, हॉर्न है, तुरही है। तो ये क्या करता है? ध्वनि को परावर्तित करके आवाज़ को क्या करता है? बढ़ाने का काम करता है, सभी दिशाओं में फैलाता है ना। या कभी कभी बिना फैलाए एक ही दिशा में भेजता है। इन सभी यंत्रों में शंक्वाकार भाग आगे से नुकीला होता है, ये पतला, और आगे जा करके फैल जाता है ना। बार बार परावर्तित करता है, श्रोता की ओर भेजता है, और इससे ध्वनि की प्रबलता जो है वो बढ़ जाती है। स्टेथोस्कोप को देखते हैं तो वो क्या है? चिकित्सक इसका यूज करता है, हृदय, फेफड़ा, ये सब में होने वाली ध्वनि को ये सुनता है। तो इतना कम आवाज़ को ये कैसे सुनता है? तो ये जो पाइप है इसका, रबर का, वो बार बार ध्वनि को परावर्तित करती है, डॉक्टर के कानों तक पहुंचाने का काम करती है ना। इसके अलावा कंसर्ट हॉल, सम्मेलन कक्ष, सिनेमा हॉल की छत्र को क्या किया जाता है? वक्राकार बनाया जाता है, जिससे क्या हो? परावर्तन के पश्चात ध्वनि हॉल के सभी भागों में पहुंच जाए। कभी कभी वक्राकार ध्वनि पट्टों को मंच के पीछे रख दिया जाता है, जिससे कि ध्वनि परावर्तन सही तरीके से हो सके, है ना। तो ये हम लोगों ने आज इतना पढ़ा, फिर अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें।